फाइनल रिकॉर्डिंग। यार बर्थडे था यार, 20th मार्च बर्थडे मना रहा था, आ गया हूं। जब बाबा जी है इधर तो किस बात की फिक्र। लेट्स बिगिन। हाँ भाई लोग, तो ग्राफ और रिलेशन उससे रिलेटेड जो होते हैं उसको याद रखने का एक तरीका है, और आज हम कुछ थोड़े मिनट्स के अंदर वो पूरा रिवीजन करेंगे कि ग्राफ्स को कैसे मेमोराइज करना है। तो सबसे पहले मैं उठाने वाला हूं जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई यूनिट है ना संदीप गर्ग में जो दी हुई है, अगर आपने देखी हो, उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं चलो अपन एक बार में करते हैं। मैं तुम लोगों को एक ग्राफ बता रहा हूं और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस ग्राफ से मैं तुम्हें बाकी सारे ग्राफ समझा दूंगा और बाकी सारे रिलेशन ऐसे चुटकियों में याद करवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है एंड मोमेंट रिवीजन करवाना। 20 डेज प्लेज मैंने करवाया, लेकिन उससे ज्यादा भी एक शॉर्टकट होता है जो अपन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ये जो ग्राफ है कैसे बनाए टीपीएपी एमपी का, कुछ नहीं है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है, लेट मी चेंज द पेन, टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है। ठीक है भाई, दिमाग में क्या घुसाओगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक स्मॉल स्केल फॉर्म होती है और टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है। तो कोई भी स्मॉल स्केल फॉर्म जो होती है, शुरुआत में कोई फुल्की का ठेला है, वो खोल रहा है अगर फुल्की का ठेला भाई, तो शुरुआत में बड़ा एक्साइटेड होगा, उसके बाद भीड़ भी धीरे धीरे आना चालू होगी, तो धीरे धीरे उसका आउटपुट बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा बेचारे को लगेगा हाँ यार उसने कुछ अचीव कर लिया है 1 साल के अंदर अंदर, वो कंसिस्टेंसी होगी। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, अगर वो कुछ नया नहीं करेगा, इनोवेटिव नहीं करेगा, तो उसके यहाँ जो डिमांड आ रही है तो वो कहीं ना कहीं फॉल होगी और उसका प्रोडक्शन भी फॉल होगा, बिकॉज वो मार्केट में उतनी डिमांड नहीं ग्रास्प कर पा रहा है। ये है रिवीजन। तो ये एक बार में उसी के दिमाग में जाएगा जो पहले से रिवीजन करके बैठा है, तभी ग्राफ दिमाग में जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन की बात है, शुरुआत में अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा क्योंकि एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, और इसमें जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलनी है वो ये है कि स्मॉल स्केल बिजनेस नया नया चालू हुआ है, तो जब वो नया नया फुल्की का ठेला ताज़ा ताज़ा लगाएगा तो भाई उसका आउटपुट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हर दिन उसके ग्राहक बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जाके वो पीक टच करेगा कि भाई आज तो पता है मैंने दिन में 50 कस्टमर्स को फुल्की खिलाई, यू नो दैट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद वो क्योंकि उससे ज़्यादा क्राउड हैंडल नहीं कर पाएगा, कुछ कस्टमर्स सेटिस्फाइड होंगे, कुछ कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होंगे, और उसके कारण हो सकता है थोड़े दिनों के लिए उसका जो आउटपुट है वो फॉल हो, क्योंकि वो कुछ नया नहीं कर पा रहा है, इनोवेटिव नहीं कर पा रहा है। और ऑब्वियस है बेचारा छोटा सा एक फुल्की के ठेले वाला है जो हर फुल्की के 10 रुपए चार्ज करता है पर प्लेट के, तो आपको क्या लगता है वो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर पाएगा क्या? वो और फिक्स्ड फैक्टर्स ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होता है 1 साल में अपने फिक्स फैक्टर्स चेंज करना। उसने बड़े मुश्किल से तो ठेला और बेचारे ने वो पूरा मटेरियल खरीदा है। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को बेसिकली? ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन उसका फॉल होगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है इसका, यहां पे अपन बनाते हैं भाई एमपी को। ये आपका एमपी हो गया। एमपी क्या बताता है? शुरुआत में जो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं, जो एडिशंस होंगे शुरुआत में बड़े पॉजिटिव होंगे, मतलब पहले दिन पहले एक ही ग्राहक आया, दूसरे दिन 2-3 ग्राहक आए, तीसरे दिन 5-6 हो गए, चौथे दिन 8-10 हो गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। फिर ग्राहक बढ़े लेकिन उसका रेट फॉल होने लगा। जैसे मैं बता रहा था ना, शुरुआत में 1 से 5 हुए कस्टमर्स, 5 से लेके 15 हो गए, 10 कस्टमर्स बढ़ गए, पहली बार में 5 कस्टमर बढ़े, फिर अगले दिन 10 एडिशनल कस्टमर्स और आए, उसके बाद 15 एडिशनल कस्टमर्स और आए। तो शुरुआत में कस्टमर्स का आपसे जुड़ने का रेट काफी ज्यादा था। फिर अगले दिन जुड़े तो एक पॉइंट के बाद, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद, जो कि बेसिकली यहां पे है, उसके बाद कस्टमर्स जुड़े, लेकिन एक बार में जब आपके पिछला जो दिन था उस दिन 15 कस्टमर्स जुड़े थे आपके फुल्की के ठेले के साथ, अगले दिन जुड़े लेकिन सिर्फ 12 कस्टमर जुड़े एडिशनल। तो उसमें हुआ क्या? कस्टमर जो जुड़े वो कंपैरेटिवली कम थे, इसलिए ये मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट, जो एडिशनल प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं फॉल दिखा। एक पॉइंट पे होगा आपके जो कल के कस्टमर्स थे उतनी कस्टमर्स आज भी रहे, मतलब अगर कल कस्टमर्स 25 थे तो आज भी कस्टमर्स 25 ही हैं, एडिशनल कस्टमर जुड़े ही नहीं, तो वहां पे एडिशन क्या हो गया? 0। वहां पे आपका प्रोडक्शन पीक पे था। फिर अब क्या हुआ? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये है कि अब हुआ ये कि पिछली बार अगर कल आपके पास एडिशंस होते होते 30 कस्टमर्स तक हो गए थे, तो आज आपने टोटल कस्टमर्स जो एक्चुअल में जिनको आपने फुल्की खिलाई वो सिर्फ 28 थे, मतलब 2 कस्टमर्स कम हो गए, नेगेटिव। और वो मार्जिनल प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है, और वो ये भी बता रहा है कि इससे आपका प्रोडक्शन फॉल हुआ है बिकॉज मार्केट में डिमांड कम है, बेसिकली ये बता रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूंगा, ये होती है फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड स्टेज। अब एवरेज समझा देता हूं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज जो होगा वो यहां से शुरू होगा, यहां पे टच होगा
और ये रहेगा। मैंने क्या बोला, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसके साथ थोड़ा सा बेयर कर लो, मैं बाकी के सारे ग्राफ बहुत आसानी से करवा दूंगा। कैसे? पहली स्टेज में टीपी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज आल्सो राइजिंग, मतलब टीपी और एमपी का मैं रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि रिलेशनशिप याद करने के नहीं जल्दी जल्दी। टीपी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ये दिख रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ते हुए, टीपी एमपी बोथ आर राइजिंग। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में टीपी का अभी भी राइजिंग फॉर्म दिख रहा है, लेकिन जो रेट है वो डिमिनिश होने लगा है, क्यों? क्योंकि एमपी फॉल हो रहा है। तीसरी स्टेज में टीपी इज फॉलिंग, एमपी इज नेगेटिव। 3 पॉइंट कर लिए, फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। पहली स्टेज में टीपी इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, दोनों के दोनों जो हैं वो राइज हो रहे हैं। दूसरी स्टेज में टीपी इज राइजिंग बट द रेट इज डिमिनिशिंग एंड एमपी इज फॉलिंग। थर्ड स्टेज में टीपी इज फॉलिंग, एमपी इज नेगेटिव। 3 पॉइंट याद हो गए बहुत बेसिक तरीके से। एक एडिशनल पॉइंट ये आएगा जब एमपी 0 होता है, टीपी मैक्स होता है। बना लो ये पॉइंट 4, मुझे कर दो यहीं पे पॉज। हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? एपी और एमपी का आता है। जब तक एमपी ज्यादा है, दिख रहा है ना यार, ये वाला आपका जो है वो एपी है, जब तक एमपी ज्यादा है, एपी के ऊपर है बेसिकली, टिल द पॉइंट एमपी इज इंक्रीजिंग, एपी आल्सो इंक्रीजेस। जब एमपी फॉल होता है तो एपी भी फॉल होता है। एमपी नेगेटिव हो जाता है लेकिन एपी पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन कभी ऐसा थोड़ा नहीं सकता कि तुम फुल्की बेच रहे थे और अचानक से अब जो ग्राहक आते हैं उनसे बोलते ला फुल्की दे फुल्की दे। तो एवरेज प्रोडक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव बेसिकली। अब हुआ क्या, फिर से बताता हूं, चलो फिर से करें। जब तक एमपी राइज हो रहा है, एवरेज भी राइज होगा। जब एमपी फॉल हो रहा है, एवरेज भी फॉल होगा। एमपी फॉल होते होते नेगेटिव हो जाएगा, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एडिशंस कैन बी नेगेटिव। कल मैंने 30 कस्टमर्स को अटेंड किया था, आज मैंने 28 कस्टमर्स को अटेंड किया है, तो जो एडिशन है वो -2 है बेसिकली। आज 2 कस्टमर्स कम हैं। जब बोलते हैं 2 कस्टमर ज्यादा आए तो वो पॉजिटिव है, जब 2 कस्टमर्स कम आए तो वो नेगेटिव है, ठीक है भाई। फिर आगे एक पॉइंट होता है जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है, वहां पे एपी उसको क्रॉस करता है। व्हेन एमपी इज एट मैक्सिमम, एपी टचेस द एमपी, सीधी बात है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि आपने पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज कर लो, क्योंकि इसी बेसिस पे मैं आगे भी बताने वाला हूं। तो फाइनली शॉर्ट ट्रिक फिर से इसी ग्राफ को लेके कि सर कैसे याद रखें। कुछ मत याद रखना, सबसे पहले टीपी बनाना। टीपी बनाने के बाद जहां टीपी पीक पे हो वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। एमपी को कैसे मैच करोगे, एमपी को लेके आओगे और इस पॉइंट से यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है एमपी को नेगेटिव कर दोगे। ये पहली ट्रिक हो गई, इसको लिख लो क्योंकि ये ट्रिक आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे टीपी एमपी आ जाएगा, ठीक है। ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। समझ में आया? ये तरीका होता है इस ग्राफ को याद रखने का। दूसरा ग्राफ कैसे याद रखें, इसी के अंदर जो दूसरा रिलेशन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एमपी और एपी में, एवरेज प्रोडक्ट में। एमपी मैंने आपको बताया फ्री हैंड बना लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया एमपी। एवरेज कैसे आएगा, एवरेज इसके नीचे ही रहेगा, जहां ये पीक पे होगा ना बेटा वहां काट देना और इसको बेचारे को ऊपर ही रखना, बस इसको नेगेटिव मत बनाना। ये तरीका हो गया इसको याद रखने का। कहां पे कट करना है वो मैंने बता दिया, कैसे रखना है वो बता दिया। 2 ग्राफ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है कॉस्ट के। ये तो हो गए आपके जो प्रोडक्शन फंक्शन था बेसिक, वो हो गया। अब कॉस्ट के याद रखने और कॉस्ट के रिलेशन भी याद रखने। मैंने आपको शॉर्ट रन के बारे में बताया और मेरा यहां पे पर्पस ये है कि मैं आपको सारी चीजें जो हैं वो याद करा दूं। और याद कराने के लिए मुझे आपका सहारा चाहिए। वो सहारा कैसा है वो देखिएगा जरा। शॉर्ट रन के अंदर सोच के देखो, वही फुल्की वाले ठेले की बात मैं करता हूं। मैंने बोला था ना मैं एक से ही सारी चीजें याद करा दूंगा। तुम्हारे पास फुल्की वाला ठेला है, तुम बहुत गरीब हो तभी तो फुल्की का ठेला लगा रहे हो। चलो मैं लगा रहा हूं, ठीक है। फुल्की का ठेला जो लगा रहे हैं उस बंदे ने कहीं से वो ठेला जुगाड़ा है, बेचारे ने जैसे तैसे करके फुल्की बेचना चालू की है। तुम्हें लगता है वो 1 साल में दूसरा ठेला खरीद सकता है? हाँ, एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर उसकी फुल्की का धंधा बहुत ही अच्छा चला, बिजनेस बहुत अच्छा चला, तो हो सकता है वो 6-6 ठेले इकट्ठे लगा लेगा, पूरे परिवार को खड़ा कर लेगा, बेचो। लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो किसी एक के साथ होगा, किसी 5 के साथ होगा, किसी 50 के साथ होगा, पूरी कंट्री के साथ नहीं होता। माइक्रो लेवल पे एजम्पशन ये लेके चलते हैं कि एक बेचारा बंदा शुरुआत में ये एजम्पशन लेके चलता है कि उसका बिजनेस उस लेवल पे ग्रो नहीं होगा। तभी तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन बिजनेस की, जो कि ग्रो करने में स्ट्रगल करते हैं। तो क्या बताओ, मेरा जो पूछना है वो ये है, क्या वो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब और ठेला खरीदने वाली बात है, क्या वो और खरीद सकता है? नहीं। यानी उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो वही की वही रहेगी। सही है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। लिख लो इसको मैं, क्योंकि इसके आगे एक और चीज बताने वाला हूं। यहीं पे एक छोटा सा ग्राफ बताने वाला हूं, वो ये है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मेरी एक और चीज सुनना। जब हम प्रोडक्शन करते जाएंगे, मतलब जिस दिन ठेला खरीदा था उस दिन उसको लगेगा यार पता है बहुत बुरा हुआ यार, मैंने इतना बड़ा ठेला खरीद लिया फुल्की के लिए, ये रखने के लिए पूरा खरीद लिया है, ये पता नहीं पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा।
जिस दिन पहला ग्राहक आया उसके पास, उसको क्या लगने लग जाएगा, यार चलो ग्राहक ही आ रही है, कम से कम मैं फुल्की बेच के ये जो मेरे ठेले की कीमत है, ये जो मैंने पूरा का पूरा जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, यार कम से कम इसकी जो कीमत है, लागत है, वो तो निकल सकती है ना। क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होता ना तो वो वैसे ही दुकान खरीद लेता। दुकान खरीद के बैठा है क्या, नहीं, वो ठेला खरीद के बैठा है, तो बोलेगा अच्छा लग रहा है। जब उसके पास और ग्राहक आएंगे उसे लगेगा चलो अच्छी बात है, जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है वो निकल जाएगी। तो ऑन एन एवरेज बेसिस देखूं उसको क्या लगेगा कि जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर होती जा रही है। इसलिए एवरेज जो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो वो रिमेन रहेगी। अगर मैंने अपने फुल्की के बिजनेस में, पानी पूरी के, गोलगप्पे के बिजनेस में, जिसको समझ में नहीं आ रहा था फुल्की क्या होती है, गोलगप्पे के बिजनेस में अगर मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं तो मैं साल भर कितना भी काम कर लूं वो 10,000 ही रहेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज बेसिस व्हाट फीलिंग आई विल गेट इज, चलो ये 10,000 रुपए वसूल होते जा रहे हैं, वसूल होते जा रहे हैं, वसूल होते जा रहे हैं। हो सकता है ईयर एंड में आते आते मुझे लगने लगे यार बढ़िया था, 10,000 रुपए में देखो मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो उसका एवरेज है, फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज है, वो धीरे धीरे फॉल होता जाएगा। क्योंकि अगर मैं हाइपोथेटिकली भी बोलूं तो मैंने अगर 10,000 रुपए लगाए थे, अगर मैंने एक यूनिट बनाई, सिर्फ एक बार फुल्की बेची, तो मेरे को उसकी कॉस्टिंग आई टोटल 10,000 रुपए, पूरा ठेला वेला सब उसी से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने साल भर की बात कर रहा हूं, अगर मैंने टोटल 5,000 लोगों को भी खिला दिया तो मुझे लगेगा यार कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्सन 2 रुपए खींच के मैंने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली, बहुत ही सही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो, प्रोडक्शन करते चले जाते हो, दैट शोज आउटपुट, इसलिए आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाती है। इसलिए ये ऐसा बनाया गया है। यहां पे वो एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन, ठेला गायब नहीं हो जाएगा अचानक से। जो जिस कंटेनर में वो फुल्की रखता था या पानी रखता था वो गायब नहीं हो जाएगा, गोलगप्पे रखता था वो रहेगा। भूख लगाई भाई, सही बता रहा हूं, रात हो रही है लेकिन फिर भी फुल्की खाने का मन कर रहा है। ठीक है भाई, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फॉलो होती चली गई, ये हमने बना लिया, समझ में आया। यहां पे टच क्यों नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है, हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं और यहां पे आउटपुट है, ठीक है। तो भाई यही हुआ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो तो होगा नहीं, तो ना शुरुआत में जीरो था आउटपुट के, ना आउटपुट के बाद इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। और इसलिए एएफसी के शेप के हिसाब से उसे क्या नाम दे दिया जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं वो करवा चुका हूं रिवीजन, मुझे आपको एएफसी बताना था और टीएफसी बताना था, क्लियर है, नोट कर लो, मैं आगे बता रहा हूं। अब नेक्स्ट चीज मुझे आपको क्या बतानी है, कुछ नहीं, टीएफसी बना लिया। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है, मान लो मैंने फुल्की का ठेका नहीं याद, फुल्की का ठेला खरीद लिया मैंने और मेरा मन नहीं किया जाने का, मैंने कहा मेरे को नहीं कमाना फुल्की से पैसा, मुझे नहीं गोलगप्पे बेचने, तो ऑब्वियस है, मतलब मैं अपनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं ना आलू खरीदूंगा, ना फुल्की के लिए मटेरियल खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीदूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा। मतलब मेरी शुरुआत जो मेरी शुरुआत है रॉ मटेरियल खरीदने की, ये सब अगर मुझे नहीं करना तो मुझे इन पे खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, ना रॉ मटेरियल पे ना लेबर पे। तो शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगी। हाँ, अगर मैं प्लान करता हूं कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। शुरुआत में मुझे लगता है शुरुआत में हाई रहेगी। हाई क्यों? क्योंकि भाई देखो, मैंने पहले दिन से जब काम करना चालू किया तो मुझे लगेगा भाई गलत हो गया, भाई फुल्की का ठेला खोल के गलत कर लिया, भाई कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, भाई मेरी लेबर वेस्ट, मेरा आलू वेस्ट, मेरी फुल्की वेस्ट, और ये इतना कंटेनर भर के पानी रख लिया वो भी वेस्ट। तो शुरुआत में मुझे क्या लगेगा, जो इनिशियली मैं वेरिएबल कॉस्ट लगा रहा हूं वो हाई है। जैसे ही 10 ग्राहक आए, देखना क्या मूड चेंज होगा, ये लगेगा भाई अच्छी बात है, भाई जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, देखो पैसा कमाने लगे हम, ये फुल्की का जो इतना पानी रखा है बढ़िया है, लोगों को एक्स्ट्रा पिलाने लगे हम। फिर क्या हुआ, फिर आपका जो ग्राहक है वो और ज्यादा आने लगा, उसके कारण आपको क्या लगेगा, यार इतने सारे ग्राहक आ रहे हैं, अब तो और रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, 4 आलू और 4 किलो आलू और 4 आलू नहीं सॉरी 4 किलो आलू और 2 कंटेनर रख लिया आपने, मतलब कहीं और एडजस्ट करके रख लिया, मतलब फिक्स तो नहीं खरीद सकते ना, तो आपने कहीं अलग से थैलियों में भर के या पीपों में भर के रख लिया पानी के, अब तो आने दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपनी वेरिएबल कॉस्टिंग को बढ़ाना चालू कर दिया। शुरुआत में आपको महंगा लगा, फिर आपको ठीक ठीक लगा कि अच्छा है, चलो निकल रहा है जो कॉस्टिंग है, जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ सफल है। उसके बाद फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट हाई होगी अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो। इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ से बनता है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट यहाँ से क्यों है, पहली चीज टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे मैं प्रोडक्शन करूँ ना करूँ, मैंने जो ठेला और फुल्की वाला जो पूरा कंटेनर है वो खरीद लिया है, वो तो रहेगा, इसलिए टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, मुझे मेहनत नहीं करनी तो ना मुझे आलू खरीदना, ना मुझे कंटेनर खरीदना, मुझे कुछ नहीं खरीदना। तो टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर क्यों रहती है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या क्लियर है ये चीज? तो क्या सीखा हमने, चलो फाइनली
टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एवरेज जो है वो फॉल होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में ज्यादा है, फिर कम है, फिर बढ़ रही है, मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट है जो आपको याद हो गई। चलो फटाफट, क्योंकि मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने बेस बना दिया है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, चलो क्यों बोला मैंने, कहाँ चलो, अभी कहीं नहीं जाना है, नहीं, यस। तो क्या बात कर रहा था मैं, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की, क्योंकि सर जी को समझाना तो जरूरी है अगर सारे ग्राफ एकदम से करने हैं तो। चलो, तो हमने क्या किया, कैसे याद रखना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को आपने देखा कितना फॉल हो रहा है, मैं कितने अच्छे से समझाऊंगा वो देखना आप। तो बस एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रहा है, इतना फॉल होता है क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही आपके ग्राहक चालू होते हैं आना, आपकी फिक्स कॉस्ट एकदम से फॉल होती है। और उसके फॉल होने का रीजन है क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट इनिशियली जो लगती है स्मॉल स्केल बिजनेस की, जैसे फुल्की का ठेला मैंने बोला, बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिकवर भी होती है, तभी तो अचानक से फॉल दिखता है एवरेज फिक्स कॉस्ट में और जाके कंसिस्टेंट हो जाता है कि यार इतनी कॉस्टिंग तो रहेगी जो थी हमेशा से, इसलिए वो फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, हाँ बहुत मिनिमल हो जाएगी। शॉर्ट स्केल, मतलब शॉर्ट क्यों बोल रहा है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, इसलिए कॉस्टिंग बहुत कम आती है और वो कॉस्टिंग इजीली रिकवरेबल भी होती है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन ध्यान देना, जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एक ऐसा यू बनाती है, उसका रीजन है। एवरेज कॉस्ट इतना बड़ा यू क्यों बनाती है शुरुआत में, क्योंकि मैंने बताया जब पहला नया ठेला खोला है ना आपने, मैंने आपको बताया, क्योंकि दिमाग में आपको याद करना है सारे ग्राफ, तो उसके लिए कुछ हमें तरीका याद रखना होगा। अब यार शुरू में मैंने पता है क्या किया, शुरुआत में तो मुझे लगता ही नहीं था ये फुल्की खरीदना, ये आलू खरीदना, ये पानी का कंटेनर जो है इसके अंदर जो पानी रहता है इसकी कोई कीमत थोड़ी ना है, ये मसाले वसाले तो सस्ते में आ जाते हैं यार। एक्चुअल में मुझे डर किस बात का था, यार मेरी कॉस्ट इतनी लगी है। तो शुरुआत में जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो मेरा ज्यादा रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि मेरी ग्राहकी बढ़ती है, तो शुरुआत में ये जो कॉस्ट यहां तक फॉल हो रही है ना इतनी ज्यादा, एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट, ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। इसको फॉलो होने का रीजन पता है क्या, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मैं इमीडिएटली रिकवर करना चालू हो जाता हूं, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का जो डर है अंदर से कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रिकवर करूंगा, वो फटाफट गायब होने लगता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण ये रिकवर हो जाता है। शुरुआत में वेरिएबल कॉस्टिंग इतनी लगती नहीं है, क्योंकि ग्राहकी इतनी नहीं होती ना, कस्टमर बेस इतना नहीं होता, तो वेरिएबल कॉस्ट का इतना मेजर रोल होता ही नहीं है शुरुआत में, इसलिए शुरुआत में कॉस्ट बिल्कुल गिरने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, कॉस्टिंग का जो रोल है, कौन सी, वेरिएबल वाली, उसका रोल बढ़ने लगता है। इसके कारण अब फिक्स्ड कॉस्ट तो गई, मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जैसे प्रोडक्शन आपने ज्यादा किया फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तो खत्म हो गई। आपके शुरुआत के 3 महीने ऐसे होंगे जब आप फिक्स्ड कॉस्ट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके होंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम था, सही बोल रहा हूं कि नहीं, ठेले वगैरह में। अब आपने कर लिया वो रिकवर, अब पूरा मार्केट में खेल काय का है, आप कितना रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, कितने 2-4 लोग रख सकते हो जो कि फुल्की बेचे, कितना आलू खरीद सकते हो, कितनी कस्टमर बेस को आप झेल सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठेला छोड़ दो, अब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करोगे अपने रॉ मटेरियल्स पे, फुल्की, पानी, आलू पे। इसलिए जो सेकंड हाफ होता है उसमें मेजर रोल किसका हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट का, और इसके कारण एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है, मतलब फॉल होती है टोटल फिक्स कॉस्ट के कारण, या टोटल के थ्रू हमने जो निकाला है एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसके कारण शुरुआत में फॉल दिखता है, और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट या उसके थ्रू जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके थ्रू जो एवरेज कॉस्ट है इस हाफ के बाद बढ़ती है। मैंने आपको लॉजिक के साथ समझा दिया, दिमाग में बैठ जाना चाहिए ग्राफ। अब क्या हुआ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में ही फॉल हो रहा है, कारण मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में आपको क्या लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, ये ठेला जो ले लिया वो बड़ा महंगा पड़ रहा है शुरुआत में, तो जब मैंने बिजनेस चालू किया फिर मुझे लगेगा चलो अच्छा ही है, ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो शुरुआत में लगाई, हाँ भाई ठीक थी, अब तो और कम हो गई, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूं, मैं सब संभाल सकता हूं। पहले शुरुआत में 2 ग्राहक आते थे, अब तो 10 ग्राहक आ रहे हैं, मैं अकेला संभाल रहा हूं, तो मुझे लगेगा मुझे तो आगे वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, मैं इतने में तो मैं देखो 10 ग्राहक को खिला दे रहा हूं, तो मुझे लगेगा वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में कम हो रही है। लेकिन फिर सारा बर्डन किस पे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे, और इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूं, शुरुआत में हाई रहती है, फिर हल्का सा फॉल आता है और फिर बढ़ने लगता है। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। अब आप एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस बेटर हाफ में मेजर रोल कौन प्ले करता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। मैंने आपको बताया यहां से जो है जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका रोल कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और मेजर प्लेयर कौन बन जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कंपैरेटिवली कम है, और वो यही बता रहा है कि पहले देखो फिक्स्ड कॉस्ट का रोल कितना ज्यादा था, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट का रोल कितना कम हो गया, बिकॉज आगे बेटर सेकंड हाफ में आपका बिजनेस आपका वेरिएबल कॉस्टिंग निकालता है। मैं ज्यादा डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा, चलो कर लिया, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हमने मार्जिनल कॉस्ट क्या बनाया,
मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आप अपने प्रोडक्शन में जो एडिशंस कर सकते हो, एडिशंस का मेरा मतलब समझना, एडिशंस का मतलब कि आपकी कॉस्टिंग में एडिशन किसके थ्रू आता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो हर बार जो चेंज आएगा वो किसका आएगा, वेरिएबल कॉस्टिंग का आएगा। मतलब हर बार आपको आलू, पानी और फुल्की ही ज्यादा रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप स्मॉल स्केल और शॉर्ट रन की बात कर रहे हो। स्मॉल स्केल मतलब छोटा बिजनेस है, शॉर्ट रन मतलब 1 साल की बात है। शुरुआत में आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग जो एडिशंस है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी फॉल हो रही है, मतलब आप ज्यादा एडिशंस नहीं कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी ग्राहकी बढ़ेगी, आपका एडिशन जो है आलू में, फुल्की में, ये सब का एडिशन बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो वेरिएबल कॉस्ट को कट करेगा। अब एडिशन और बढ़ रहा है, इसलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो एडिशन हो रहा है आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग में, वो आपके आलू, फुल्की, मसालों का ही है, और वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। और मार्जिनल कॉस्ट उसी के चेंज को बता रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट स्टीपर है। ये एवरेज है वेरिएबल कॉस्ट का, कि वेरिएबल कॉस्ट का ओवरऑल और एवरेज आउटपुट पूरे को लेके कितना है, और ये पर यूनिट है, इसलिए ये ज्यादा स्टीपर है। समझ में आ गया ना, ये हर यूनिट का खेल बता रहा है, ये पूरे आउटपुट का एवरेज बता रहा है, इसलिए ये ऐसा गया और ये सीधा गया है। मैंने आपको बताया इसके बेटर हाफ का जो ये है, ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे कट किया मार्जिनल कॉस्ट ने, मार्जिनल कॉस्ट किसको बता रहा है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बता रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है। जैसे ही कट किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रोल बता दिया कि इसका रोल बढ़ चुका है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना चालू हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब क्या क्या याद करना है इसके अंदर, देखना ध्यान से, कैसे याद रखोगे। बाबा जी समझा तो बहुत अच्छा दिया, अब क्या करें हम। शुरुआत में एसी फॉल होता है बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल हो रहा है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी फॉल होता है, अगर इन दो का आता है तो। एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिक्स है। फॉल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, राइज मोस्टली होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण। मार्जिनल कॉस्ट जो है, जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता है वो एवरेज वेरिएबल का मिनिमम पॉइंट है, जहां एवरेज कॉस्ट को कट करता है वहां एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। दोनों के बाद एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। क्योंकि मैं आपको चीजें समझा चुका हूं ना कोर तक जाके, आपको इसके रिलेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस कम क्यों होता जाता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंपैरेटिवली फॉल हो रहा है। कितने रिलेशन निकालने हैं तुम लोग खुद निकाल पाओगे, ये तरीका होता है ग्राफ को याद रखने का, मेमोराइज करने का। चलो आगे बढ़े। अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट आपने जनरली ऐसे याद किया होगा, ठीक है, ये एमसी का आपने याद किया होगा, कोई इशू नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट आपने बिल्कुल सही याद किया और मैंने भी अभी आपको ऐसे ही समझाया। लेकिन एक दूसरा जो ग्राफ है जो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कुछ और एक्सप्लेन करता है, तो थोड़ा सा प्लीज ऐसा याद कर लेना। मार्जिनल कॉस्ट एक अलग सिचुएशन के लिए, अलग सिनेरियो के लिए। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के चेंज को बताता है। तो सीधी बात है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आपको इतना सारा चेंज दिख रहा है, आप बोल सकते हो ये सारा चेंज किसके कारण है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण है। ठीक है, क्यों है, क्या है, मैं बता ही चुका हूं। शुरुआत में ग्राहक कम आते हैं तो आपको लगता है कि कॉस्टिंग ज्यादा है, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, 12 घंटे खड़ा हुआ हूं, फुल्की बेच रहा हूं, एक ग्राहक आ रहा है, बताओ ऐसा कैसा होता है। आपको लगेगा इतना सारा आलू खराब हो गया, इतना सारा पानी खराब हो गया, आपको लगेगा। लेकिन फिर जब ग्राहक आने लगेगा तो आपको लगेगा भाई वर्थ इट है, जो मैं इतना काम कर रहा हूं, इतना आलू रख रहा हूं, इतना पानी रख रहा हूं, वर्थ इट है। इसलिए थोड़ी सी एडिशंस आप कम भी करोगे, क्योंकि आपको अभी ज्यादा ग्राहक आपके पास नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको थोड़ी सी फॉल होती दिखेगी। लेकिन फिर जैसे ही ज्यादा ग्राहक आएंगे, आप जितना रखते थे उससे ज्यादा रॉ मटेरियल रखने लगोगे, ताकि आप कस्टमर बेस को सेटिस्फाई कर सको। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट बूस्टअप हो गया। मतलब ये जो ओवरऑल चेंज है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बता रहा है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलो थोड़ा सा और आगे करते हैं। हाँ भाई, अब आ जाते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू में क्या, यार ये मार्कर इतना पतला क्यों चल रहा है भाई। हाँ भाई, तो क्या करेंगे रेवेन्यू में, चलो देखते हैं। पहला केस है जब आपका प्राइस कांस्टेंट है, और प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मतलब आप आउटपुट कितना भी कर लो, आप मार्केट में सेम प्राइस पे बेचोगे तो आपकी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा। कैसे, आप एक प्रोडक्ट को 5 रुपए पे बेच रहे हो, मान लो आपने 500 यूनिट सेल कर दी, 5 5 ये 2500 का आपका टोटल रेवेन्यू आया। क्लियर है, मैंने आपसे बोला एवरेज और मार्जिनल सेम होगा। हर यूनिट जो है वो आप 5 रुपए में बेच रहे हो, चाहे आपने 1 यूनिट बेची हो और जो आपका रेवेन्यू हुआ हो। 1 यूनिट से 5 रुपए, 2 यूनिट से 10 रुपए, 3 यूनिट से 15 रुपए, 4 यूनिट से 20 रुपए, 5 यूनिट से 25 रुपए। ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको मालूम है पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है, तो 5 रुपीज इंटू 2, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, तो इतना मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्राइस आपकी 5 रुपए है, तो मैंने प्राइस लिख दी भाई 5 रुपए। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट। यूनिट कितनी सेल की है, 500, कट कर दो भाई, 5 5 से 25 हो जाएगा, एवरेज आ गया 5 रुपए। ठीक है भाई, हर एडिशनल यूनिट आप कितने पे बेच रहे हो,
5 रुपए पे ना भाई, आपने बोला तो है कि प्राइस कितनी है 5, कैसे आया? एडिशनल यूनिट ऐसे ही आता है, 10 और 5 का डिफरेंस 5, 15 और 10 का डिफरेंस 5, 20 और 15 का डिफरेंस 5, मतलब एवरी एडिशनल यूनिट यू आर सेलिंग इज एट ₹5। सो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना आ गया 5। हेंस प्रूव्ड कि प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट मतलब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो ऐसे बनता है। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे बच्चों को जल्दी जल्दी बताना कर लिया, चालू है क्या? ओके सॉरी ब्रो। अब क्या करेंगे भाई, ये तो आ गया। अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले फुल्की के ठेले की बात कर रहे थे। हाँ मैं दोबारा आ गया उस चीज़ पे, क्या करूँ मजबूरी है। आपने टोटल प्रोडक्ट को देखा था कैसा बना था, ऐसा, ये टीपी था। प्रोडक्ट का मतलब क्या, जितना आउटपुट होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से रेवेन्यू होगा। तो जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, क्योंकि फुल्की का ठेला इज अ रियलिस्टिक बिजनेस नॉट अ परफेक्ट कंपटीशन, तो रियलिस्टिक बिजनेस के अंदर जब प्रोडक्शन ऐसा है तो रेवेन्यू भी कैसा होगा, ऐसे ही होगा। ये रहा टोटल रेवेन्यू, क्या दिक्कत है, आ गया समझ में? ऐसा ही टोटल रेवेन्यू आपका बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। हाँ जो चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये लिख लो, यहाँ पे TR डाल देना, यहाँ पे आउटपुट डाल देना। टोटल रेवेन्यू ऐसे ही होगा, शुरुआत में ज़्यादा होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर आपका होगा कि यार पिछले दिन से तो इस बार कम कमाया, वो बड़ा दुख देता है। तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिलीट कर देना, डिलीट नहीं अलग से रख ले भाई, बट अब नेक्स्ट चालू कर देख ले। तो भाई हमने टोटल रेवेन्यू जो है वो हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर तो देख लिया कि टोटल रेवेन्यू ऐसा होता है। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो उसके अंदर मैंने अभी एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू बताया, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होगा, अगर एवरेज और मार्जिनल कंसिस्टेंट है तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ेगा, इसलिए उसको 45 डिग्री में बताया गया। 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल का एवरेज, एवरेज मतलब मिड यानी 45 डिग्री। तो टोटल रेवेन्यू विल कंसिस्टेंटली इंक्रीज बिकॉज जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, इसलिए टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, कांस्टेंटली बढ़ेगा। आगे बढ़े, चलो अब इसमें क्या देखें आगे नेक्स्ट। अब अगर इन केस आपसे पूछ लिया जाता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब आपसे पूछा गया या तो भाई मोनोपोली हो या फिर मोनोपोलिस्टिक हो, मतलब मैं इसके थ्रू आपको मेन मार्केट फॉर्म्स के भी ग्राफ बता ही दूं ना यार, क्यों नहीं बताऊं। तो आपसे दो चीज पूछी जाएंगी, एक तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू। देखो भाई मार्जिनल रेवेन्यू एडिशंस नेगेटिव हो सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस की, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एजेंडा यही है। अगर मुझे और कस्टमर बेस को जोड़ना है और लोगों से चाहता हूं कि मेरी कस्टमर बेस किसी भी तरह ग्राहकी जिसे हिंदी में बोलते हैं वो जुड़े, तो मैं मोर एंड मोर गुड्स कैन ओनली बी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस। तो प्राइस फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी ज्यादा कस्टमर बेस तभी जुड़ेगा जब प्राइस कम हो, इसलिए जो एडिशंस होते हैं वो हमेशा फॉल होते जाते हैं। अगर आपको क्या करना है, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, कस्टमर बेस ज्यादा होगा तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक पॉइंट ऐसा होगा कि यहाँ पे जो एडिशंस हो रहे हैं वो फॉल होते जा रहे हैं, और एक टाइम पे ऐसा होगा जो एडिशंस हैं टोटल रेवेन्यू में वो क्या हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है मे बी कल आपने 500 रुपए कमाए होंगे, आज आपने 400 रुपए कमाए हैं, आज के दिन में आपने 100 रुपए कम कमाए हैं, दैट इज नेगेटिव। और ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप कस्टमर से पैसा मांगोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कस्टमर को ले पैसा ले ले, ऐसा नहीं करोगे आप बेसिकली। सो एवरेज रेवेन्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज आपने अगर एक ग्राहक को भी खिलाया है तो उसका एवरेज भले ही बहुत कम आएगा लेकिन आएगा। एक चीज और याद रखना, जो मैंने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के लिए बताया, जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो इसका थोड़ा सा जो ग्राफ होगा वो स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब थोड़ा सा नैरो सा दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि मोनोपोली के अंदर बेसिकली ज्यादा चेंजेस आप नहीं लेके आ सकते हो इवन बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ प्राइस। लेकिन वही चीज मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कंपैरेटिवली आपको मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा एक्सपेंडेड ग्राफ लगेगा और इसका थोड़ा नैरो। मतलब ये हो गया आपका मोनोपोली का और ये हो गया मोनोपोलिस्टिक का। आई होप आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस पता होगा। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स होते हैं। इसमें सिंगल सेलर मैनी बायर्स होते हैं। तो ये स्टीपर होगा, नैरो होगा और ये थोड़ा ब्रॉड होगा। ये चीज़ भी आपको इसके अंदर ध्यान रखने वाली है। रेवेन्यू पूरा प्रोडक्शन फंक्शन यानी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के मोस्ट ऑफ द ग्राफ कर लिए। एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, मैं प्रोडक्शन फंक्शन बताने क्यों बोला था, बट बेसिकली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में टीपीएपी एमपी बता चुका हूं। अब इसके अंदर क्या याद रखना है, देखना यार, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था उसके अंदर हमने देखा कि प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जहां प्राइसेस कांस्टेंट हैं और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है, वहां पे
हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। देखो यार, दो बार होगा। एक बार शुरुआत में बंदे को लगेगा कि उसकी ओवरऑल वेरिएबल कॉस्टिंग ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, जब वो ठेला लेके खड़ा होगा पहले दिन, तो उसको लगेगा यार बहुत पैसा लगा दिया मैंने, और मैं भी यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, इतना आलू आलू छील के क्या कर रहा हूँ, शायद मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो बिके ही ना। शुरुआत में उसको कॉस्ट हाई लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा बेचेगा अपने गोलगप्पे, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, वैसे वैसे कॉस्टिंग कम होने लगेगी उसकी, उसको लगेगा ऐसा कंपैरेटिवली। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि एक पॉइंट बाद ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ने भी लगेगी उसकी। ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में उसके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, क्योंकि उसको लगेगा मेरी कॉस्ट कम है, और मतलब मार्जिनल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, और उससे होने वाला रेवेन्यू कंपैरेटिवली, एडिशनल रेवेन्यू जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है, और वो प्रोडक्शन करेगा। यहां पे आके सेकंड स्टेज पे आके जब उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी और उसका रेवेन्यू एडिशनल उतना जनरेट नहीं होगा, तब उसको क्या लगेगा, भाई सोच लो आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि कॉस्टिंग तो भयंकर बढ़ेगी। तो बेसिकली ये वो डिसाइसिव फैक्टर होगा जहां पे उसको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू करे या स्टॉप कर दे। जनरली प्रोडक्शन स्टॉप होता है। इसके अंदर ये वाला ग्राफ याद होना जरूरी है। यहां पे डिनोट होता है आपका आउटपुट, और यहां पे आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, ये हमने सारे ग्राफ कर लिए हैं। प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई, मतलब सप्लाई से तो रिलेटेड नहीं किए क्योंकि वो वाले ग्राफ बहुत बेसिक्स हैं और वो ग्राफ याद हो जाते हैं। मैंने आपको सप्लाई और डिमांड के अंदर जो इलास्टिसिटी वाले हैं मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो याद करने का तरीका बेस्ट है। आई होप आपने उस तरीके से 20 डेज प्लेज के अंदर किया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी पूरे के पूरे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर से, जो पूरे चैप्टर से कॉस्ट रेवेन्यू वाले, उससे याद रखने की। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश पूरी की कि इसके अंदर मैक्सिमम ग्राफ को कवर किया जा सके, जिसके अंदर अधिकतर कंफ्यूजन होती हैं, स्पेशली रिलेशन वगैरह को लेके उसके अंदर, और कैसे हम उसको याद रखें। मेरा एग्जाम्पल जो था अगर दिमाग में घुस गया है तो आई बेट आपको कुछ भी याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली वैसे ही दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए, आप जब तक दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, हम आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।